गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस का सेकंड लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर का 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम हाउ टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाउ टू ऑब्टेन गैसेस फ्रॉम एयर। देखिए, एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो एयर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ वेरियस गैसेस। तो देखिए, ये एयर है। एयर बहुत सारी गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जस्ट अ मिनट। देखिए, एयर में क्या क्या गैसेज होती है? ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मेन गैसेज होती है एयर के अंदर। तो हम इन सब गैसेज को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल डिस्टिलेशन के लिए तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का होना चाहिए, 30 से 50 का होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये जितनी गैसेज है एयर के अंदर, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देख लीजिए कैसे होता है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस होता है। और CO2 जो है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। तो इन सब गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर जो पूरा प्लांट होता है उसके बहुत सारे ये पार्ट्स ऐसे निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक तो एयर चैम्बर होता है, उससे एयर को हम एक्चुअल में सप्लाई होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर होता है, फिर कंप्रेसर होता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट होती है। तो चलिए वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये आपका पूरा यूनिट है जिसमें हम एयर को सेपरेट करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले ये एयर को इस तरीके से यहाँ से अंदर पास किया जाता है, फिल्टर से होते हुए ये एयर अंदर एंट्री करती है। और यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इसको कंप्रेस किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। ये पार्ट है कंप्रेसर। अब देखिए, ये इससे कंप्रेसर में जाने से पहले यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ना, जैसे एयर को एंट्री दी जाती है तो यहाँ एक फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल जो एयर के अंदर होते हैं उन सबको रिमूव कर देता है, डस्ट को रिमूव कर देता है। अब पूरी एयर फिल्टर होके आपके कंप्रेसर में पहुंचती है। कंप्रेसर में हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर अप्लाई करने से ये देखिए पिस्टन लगे हुए हैं। ये जो है ये वाला पिस्टन, पूरा ये पिस्टन लगा हुआ है, ये ऐसे मूव करता है अंदर की तरफ और मूव करके क्या कर देता है, एयर को एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करता है ये। ठीक है, तो एक्चुअल में एयर को प्रेशर किया जाता है, प्रेशर करके उसका वॉल्यूम कम किया जाता है। तो वॉल्यूम कम होने से क्या होती है, एयर हॉट हो जाती है। इस हॉट एयर को हम अब क्या करेंगे, इसको हम एक्चुअल में ये कूलिंग मतलब ये यहाँ पे कूल किया जाता है एयर को इस चैम्बर में। ये जो नेक्स्ट चैम्बर आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ से हम ये जो आपको वेसल दिख रही है, ठीक है,
यहाँ से ये कॉइल्ड वेसल है, यहाँ से क्या किया जाता है कि आपको एकदम कोल्ड वाटर यहाँ से सप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है ये कंप्रेस्ड एयर जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो चुका होता है, जब इसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, कूल्ड सरफेस के वेसल के, तो ये लिक्विफाई हो जाती है गैस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इधर हाई प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे आपने इस चैम्बर में टेम्परेचर को कम कर दिया। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर कम करने से एयर लिक्विफाई हो जाती है। अब ये आपकी जो लिक्विड एयर है, कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर, ये पूरी लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट चैम्बर में हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब ये आपका सेपरेटर है, जैसे ही लिक्विड एयर फॉर्म होती है वैसे ही आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई हो जाती है और वो ड्राई आइस की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाती है इस सेपरेटर से। अब आपके पास में बची कौन सी गैस है, ओनली लिक्विड एयर बची है, ठीक है। उस लिक्विड एयर को, ये आपकी लिक्विड एयर इस चैम्बर में आ गई, ठीक है। अब इस लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। इसको हम भेजते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरीके की एक यूनिट होती है। ये एयर को हम यहाँ से पास करते हैं, यहाँ से देखिए, हाँ, यहाँ से ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के निकलने की जगह है। यहाँ से आपने क्या किया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये आपका, और यहाँ से आपने एयर डाल दी इसमें, ठीक है। अब देखिए ये एयर जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगी तब हम स्लोली इसको वार्म करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या करते हैं, हम इसको वार्म करते हैं। अब वार्म करते हैं, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं कूल एयर का, तो इसका टेम्परेचर राइज होता है और क्या होगा, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होने लगेगी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो एक्चुअल में सबसे लास्ट में बॉईल होती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले बॉईल होती है, वेपर की फॉर्म में आ जाती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है आपका, लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये बहुत मतलब वेपर फॉर्म करेगी सबसे पहले और वेपर ऊपर की तरफ राइज करेगी। तो यहाँ से आपकी लिक्विड एयर जो है, लिक्विड नाइट्रोजन सबसे ऊपर से आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए आर्गन की बात करते हैं। आर्गन जो है उसका टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आर्गन जो है वो सेकंड फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आर्गन निकल जाएगी। लास्ट में आपकी ए बचेगी ऑक्सीजन। ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो आपकी यहीं कंटेनर में आपको मिल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे लास्ट में बॉईल करती है, ठीक है। इसीलिए ये आपको, इसका फ्रैक्शन आपको इसी में मिल जाएगा। बाकी सारी आपकी एक एक करके सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ से भी इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम हाइट पे आपकी ऑक्सीजन सेपरेट होगी। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब हम आगे बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। देखिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है उसको देखते हैं हम। देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करने का एक तरीका है। इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने का एक मेथड है। तो ये कौन से हम क्रिस्टल को सॉलिडिफाई करते हैं, जैसे आप देखिए सॉल्ट, जो आपको सी वाटर से सॉल्ट मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती है। इन इम्प्यूरिटीज को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम प्योर सॉलिड ऑब्टेन करते हैं
उस क्रिस्टल के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि जब आप किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते हो तो सॉल्यूट क्या होता है? डिसअपियर होता रहता है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है कि मैक्सिमम अमाउंट में जब आप सॉल्यूट डाल देंगे उसके बाद में वो डिसअपियर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? सॉल्यूशन में आपको दिखना चालू हो जाएगा सॉल्यूट, तो उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट में जो है आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देते हैं, और वो भी हॉट सैचुरेटेड मतलब गर्म करके। फिर आप क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे कूल करेंगे, तब आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे प्योर फॉर्म में। अब देखिए हम इसके मेथड को समझते हैं। ये आपका सेटअप है। इस सेटअप में हम क्या करते हैं? देखिए, इम्प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये हमारा एम है। तो हम एक बीकर लेते हैं। ये क्या है? बीकर है। इसमें हम क्या कर देते हैं? पानी भर देते हैं। ठीक है, इसमें हम वाटर डाल देते हैं, बॉइलिंग वाटर, इसको बॉईल कर देते हैं। और हम एक चाइना डिश, ये चाइना डिश है आपकी, इस चाइना डिश में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉल्यूशन किस में बनाते हैं? वाटर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, वाटर में बनाते हैं। उसके बाद में हम उसको पहले, ये देखिए, ये सेटअप करने से पहले हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का वाटर में सॉल्यूशन बना देते हैं। एक मिनट। तो कॉपर सल्फेट को आप सबसे पहले वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम सबसे पहले फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, फिल्टर करने से क्या होगा? इसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है, जितनी भी कॉपर सल्फेट, सॉलिड कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूबल हो जाएगा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होती है कॉपर सल्फेट के साथ, जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज इस फिल्टर पेपर से निकल जाएगी, फिल्ट्रेशन करने से निकल जाएगी। उसके बाद जो आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा उसको आप क्या करेंगे? मतलब हीट करेंगे। ठीक है, हीट करके आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पुरानी हम स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया? फिल्टर करने के बाद में इस चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब हम यहाँ पे बर्नर लगा के इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हीट करेंगे, ये इनडायरेक्ट हीटिंग है, क्योंकि हम क्या करते हैं? वाटर को हीट कर रहे हैं। वाटर को हीट करने के बाद ये वाटर जो है इसको हीट करेगा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हीटिंग है। चलिए, अब देखिए ये हीट होने के बाद में क्या होगा? इससे वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लग जाएगा। वाटर इवेपोरेट होगा, उसके बाद में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको पूरी तरीके से। इसको बोलेंगे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने के बाद हम ये बर्नर को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे? इसको कूल कर देंगे। और कूलिंग कैसी होनी चाहिए? जेंटल कूलिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कूलिंग मतलब सडन कूलिंग नहीं करेंगे, इसको स्लोली कूल करेंगे हम। जिससे क्या होगा? स्लोली कूल करेंगे। अब हम इसमें जितना भी जो मदर लिकर होता है, मदर लिकर मतलब बचा हुआ कुछ आपका सॉल्वेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है, यदि वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है, उस मदर लिकर को हम क्या करेंगे? उसको हम डिकेंट कर देंगे। मदर लिकर को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, गिरा देंगे। अब आप इसके आपको कूलिंग करने के बाद में क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे कॉपर सल्फेट के। उस क्रिस्टल को आप क्या करेंगे? वॉश कर देंगे वाटर से, है ना, वॉश विथ वाटर। वाटर से वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे? इन क्रिस्टल को ड्राई कर देंगे। ड्राई करके हम पॉलीथीन बैग के अंदर इसको रख देंगे। पॉलीथीन बैग में हम इसको डाल देंगे, पैक कर देंगे। ये आपका इस तरीके से हम क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। तो प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है। अब आगे देखिए कि हमको ये मेथड क्यों अच्छा है इवेपोरेशन से, उसको हम देखते हैं। देखिए ये मेथड इवेपोरेशन से अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दिस टेक्निक इज बेटर देन इवेपोरेशन
ऐसा क्यों होता है? हम यहाँ पे इवेपोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉलिड्स जो होते हैं, बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप हीट करेंगे उसको तो वो डीकम्पोजिशन हो जाएगा, उनका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं शुगर को आप देखिए, यदि आप शुगर को हीट करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चार हो जाएगी, ठीक है। चार मतलब ये आपकी डिकम्पोज हो जाएगी, शुगर खराब हो जाएगी। और अब देखिए कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो आपको फिल्ट्रेशन के बाद भी आपके सॉल्यूशन में पड़ी रहती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर फिल्ट्रेशन आप क्या करेंगे कि सॉलिड्स को आपको प्योर फॉर्म में लेना है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। अब आप फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट करते हैं, तब भी वो एक्चुअल में क्या होता है कि सेपरेट नहीं होती है, वो आपके क्रिस्टल के साथ ही रहती है। तो उसके लिए भी आपका ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इवेपोरेशन करने के बाद में भी आपकी, अब देखिए आपने फिल्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में आपने डायरेक्ट इवेपोरेशन कर दिया, तो क्या होगा, वो जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो इवेपोरेशन के बाद भी क्या होगी, इवेपोरेशन तो वाटर का होगा, उसके बाद में भी वो इम्प्योरिटीज आपको वैसी की वैसी क्रिस्टल के साथ में मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवेपोरेशन से बेटर माना जाता है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके कंडीशन की, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन की बाद में बात करते हैं, पहले कंडीशन की बात करते हैं। देखिए कि आपने क्या किया, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन में आपने इनडायरेक्ट इवेपोरेशन करवाया था, तो आफ्टर इवेपोरेशन क्या होता है, आप क्या करते हैं, इसको इवेपोरेशन के बाद जो आपको हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, उसकी कूलिंग करते हैं। ये कूलिंग जो है वो आपकी स्लो कूलिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्लो कूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये कूलिंग फास्ट हुई तो क्या होगा, आपको जो क्रिस्टल ऑब्टेंड होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में आपको आपका सॉलिड जो है वो नहीं मिलके एमोर्फस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रिस्टल फॉर्म। फास्ट कूलिंग से आपको उस क्रिस्टल का एमोर्फस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लोली कूल करते हैं। स्लोली कूल करने के आपके दो फायदे और है। एक तो क्या होगा, स्लो कूलिंग का दूसरा एक फायदा क्या है आपका, कि आपको जो सॉल्यूट मिलेगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड में मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको जो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगी। पहला ये फायदा हो गया। सेकंड आपका ये है कि जो भी क्रिस्टल मिलेंगे आपको वो वेल डिफाइंड मिलेंगे। तो ये दोनों आपको इसके बेनिफिट्स है क्रिस्टलाइजेशन के। चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ये जो वेल डिफाइंड क्रिस्टल आपको ऑब्टेंड हुए, ये जो वेल डिफाइंड क्रिस्टल आपको ऑब्टेंड हुए, ये वेल डिफाइंड क्रिस्टल जो है, जब आपने टेम्परेचर कम किया, तब मतलब कूलिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करने से पता है आपको कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो है टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है और आपको उसके प्योर क्रिस्टल मिल जाते हैं। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपको हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कूलिंग करने के बाद में भी क्रिस्टल ऑब्टेंड नहीं होते हैं, आपको क्रिस्टल ऑब्टेंड नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है कि आप कूलिंग कर रहे हैं फिर भी क्रिस्टल ऑब्टेंड नहीं हो रहे? ऐसा एक ही रीजन से हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, यदि तब ऐसा होता है। तो देखिए सुपर सैचुरेटेड
सॉल्यूशन यदि हो जाता है तब आपको क्रिस्टल ऑब्टेंड नहीं होते। तब आप कैसे कर सकते हैं कि जब आप इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस एपरेटस में आपने उसको कूल किया है उस एपरेटस की मतलब वॉल को स्क्रैच करके, ठीक है, उसकी वॉल को स्क्रैच करके आप क्या करेंगे, वो क्रिस्टल को आप रिमूव कर देंगे। या फिर आप दूसरा एक ये तरीका अपना सकते हैं, उसकी सीडिंग करवा सकते हैं। सीडिंग कैसे करवाते हैं हम? सीडिंग हम करवाते हैं कि एक प्योर क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल आपने जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप ऑब्टेन कर रहे हैं और यदि आपसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया उसका, तो प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे और उस सॉल्यूशन में हम डाल देंगे, ठीक है, जो आपके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें डाल देंगे। अब क्या होगा, ये जो है एक्चुअल में इसके चारों ओर मतलब ये जो आपका प्योर क्रिस्टल है ये इसके चारों ओर सीडिंग होनी चालू हो जाएगी, मतलब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको क्या होगा कि प्योर क्रिस्टल जो है वहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीडिंग बोलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं हम, ये कहाँ यूज होते हैं। देखिए, एक मिनट, देखिए एप्लीकेशन जो है वो आप एलम को ऑब्टेंड करने के लिए करते हैं। एलम के प्योर क्रिस्टल को उसके इम्प्योर सैंपल से हम ऑब्टेंड करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। दूसरा, आप सी वाटर से सॉल्ट के अंदर सॉल्ट को मतलब हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि प्योर सॉल्ट ऑब्टेंड करते हैं, उसमें से जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव करने के लिए और प्योर फॉर्म में सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अभी हम लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करेंगे। तो देखिए, हम जो भी वाटर हमारे घर में आता है वो नेचुरल सोर्स जो रिवर होते हैं, उन रिवर वगैरह से आपके घर में वाटर को सप्लाई की जाती है। लेकिन ये नेचुरल जो रिजर्वायर होते हैं वाटर के, ठीक है, यहाँ से वाटर को डायरेक्ट घर के अंदर सप्लाई नहीं किया जाता। इसको डायरेक्ट इसलिए सप्लाई नहीं करते क्योंकि ये एक्चुअल में ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं होता है वाटर। उसके तीन रीजन है। एक तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो है हमको नेकेड आई से दिखाई देती है। अब जब ये नेकेड आई से दिखाई देती है तो हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। अब देखिए, दूसरी टाइप की इम्प्योरिटीज होती है आपकी, जिसको हम डिसॉल्व इम्प्योरिटीज कहते हैं। ये डिसॉल्व इम्प्योरिटीज हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती है ना, तो कांट सी बाय नेकेड आई, हम इसको नहीं देख सकते। तो हम इसको एक्चुअल में डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरी टाइप की इम्प्योरिटी जो होती है नेचुरल सोर्स में, वो होती है बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स जो है वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, एक्चुअल में इनको रिमूव करने के लिए हम इनको किल करना पड़ता है हमको, है ना। तो ये सारी जर्म्स होते हैं तो जर्मीसाइड यूज करते हैं। ये जर्मीसाइड्स आपका ओजोन होता है और दूसरा होता है क्लोरीन, इन दोनों को यूज करते हैं हम। अब ये वाटर जो है वो आपका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट हो जाता है। तो देखिए, अब हम ये सारी ही चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके।
ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के अंदर ये सब होता है। तो सबसे पहले रिजर्वायर होता है, जहाँ से ये रिजर्वायर क्या होता है, नेचुरल सोर्स से वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर सेडिमेंटेशन करवाया जाता है, फिर उसकी लोडिंग करवाई जाती है लोडिंग टैंक में, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्ट्रेशन करवाया जाता है, लास्ट प्रोसेस है क्लोरीनेशन, वहाँ पे क्लोरीनेशन करवाया जाता है। तो चलिए समझते हैं हम एक एक करके कि कैसे ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर क्या करेगा आपका, ये रिजर्वायर जो है वो आपका नेचुरल सोर्स है ना, जितने भी वाटर के, जैसे रिवर हो गया आपका, लेक्स हो गए आपके, वहाँ से वाटर को फेड करेगा अपने पास में, अपने पास स्टोर कर देगा, उसको रखेगा। अब इस वाटर को हम भेज देते हैं रिजर्वायर से सेडिमेंटेशन टैंक में। ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है। ये सेडिमेंटेशन टैंक क्या करेगा कि जो भी इम्प्योरिटी जिसमें आएगी, इस रिजर्वायर से जो इम्प्योरिटीज आएगी उसको सेटल कर देगा। ठीक है, हम इसको पढ़ा रखेंगे काफ़ी टाइम तक। तो क्या होगा कि जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो जाती है ना, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, वो सारी बॉटम पे सेटल हो जाएगी। अब इम्प्योरिटीज सेटल हो गई, फिर आप क्या करेंगे, जो ऊपर से वाटर लेके आप दूसरे टैंक में भेज देंगे। तो इस टैंक को हम बोलते हैं लोडिंग टैंक। ये लोडिंग टैंक जो है वो एक्चुअल में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो हटने के बाद में जो इम्प्योरिटीज आपकी बची रहती है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज जो बची रहती है, कोलाइडल फॉर्म में होती है वो, उसको हम हटाने के लिए लोडिंग टैंक काम में लेते हैं। ठीक है, इस लोडिंग टैंक में हम क्या कर देते हैं, इसमें एक्चुअल में मेनली जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्ले की होती है, और वो सस्पेंडेड क्ले होती है जो आपके सेडिमेंटेशन से सेटल नहीं होती। ये कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंडेड होते हैं, और ये छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, इसमें हम एलम डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं, एलम। एलम में आपको पता है कि एल्यूमिनियम +3 आयंस होते हैं। ये एल्यूमिनियम +3 आयंस क्या करते थे, इस क्ले को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, इस क्ले को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, पोटाश एलम होते हैं, इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करने के बाद एक्चुअल में हम यहाँ पे इसको लोडिंग टैंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको एलम से लोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लोड विद आपके आयरन +3 पार्टिकल्स है, या फिर एलम, इससे लोड करते हैं, इसलिए इस टैंक का नाम लोडिंग टैंक है। तो ये इसका प्रेसिपिटेशन कर देता है और इसका सेडिमेंटेशन कर देता है। तो ये बॉटम पे ये भी सेडिमेंट हो जाते हैं। तो आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हो पाई, वो आपकी लोडिंग टैंक में हो जाती है। अब बचा आपका, उसको हम वाटर को हम फिल्ट्रेशन टैंक में भेज देते हैं। ये आपका फिल्ट्रेशन टैंक है। इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। एक तो इसमें सैंड होती है, फिर ग्रेवल्स होते हैं, फिर कोरस ग्रेवल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट साइज के आपके सैंड्स के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है इसमें। इसमें पेबल्स भी होते हैं, इसमें ब्रोकन ब्रिक्स भी होती है, इसमें आपके कंक्रीट भी होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। तो उनको हम क्या कर देते हैं, इस लेयर की फॉर्म में हम रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी लेयर की फॉर्म में है। सबसे नीचे आपको दिख रही है कोरिस ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेवल्स दिख रहे हैं, फिर आपके ग्रेवल्स है, फिर उसके ऊपर आपके फाइन सैंड है, सबसे ऊपर आपका ये वाटर जो है वहाँ से मतलब लोडिंग टैंक से इसमें डाला गया है। तो ये क्या करते हैं, एक आपके ये लेयर बना देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर्स ऑफ सैंड, है ना। तो ये एक्चुअल में सैंड की लेयर्स ऑफ सैंड फॉर्म कर देते हैं। अब हम जब ये सैंड इससे पास होता है तो जितनी भी सॉल्युबिलिटी जो वाटर जो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्री हो जाता है, आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो सारी इसके अंदर सेटल हो जाती है। ठीक है, और वाटर जो है वो आपका प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, सारी इम्प्योरिटीज से ये फ्री हो जाता है वाटर, है ना। तो सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे निकल जाती है, तो आप वाटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा। जो भी आपके सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो भी आपके
मतलब जो भी आपकी मतलब बचे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स है सारी ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो इम्प्योरिटी से फ्री हो जाता है वाटर। अब हम क्या करते हैं, उसको हम क्लोरीनेशन टैंक में डाल देते हैं। ये आपका लास्ट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन टैंक। इस क्लोरीनेशन टैंक में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या होता है, क्लोरीनेशन क्या करता है कि एक्चुअल में वाटर का स्टरलाइजेशन कर देता है। इसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, ये क्लोरीनेशन प्रोसेस से मर जाते हैं और ये वाटर जो आपका है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट हो जाता है ना। अब हम इस वाटर को क्या कर देते हैं, आपके सप्लाई कर देते हैं पीने के लिए। तो चलिए ये आपका हो गया, ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। आपको यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।